Hello dears, a very good morning, and this is time to discuss the JEE Advanced Chemical Bonding Test. The very fascinating chemical bonding, the most scoring, the most advantageous, and we have discussion of our advanced level test. Are you all ready? Let's begin. Question number 1. Ask away if you have any doubts. Yes, sir. First, which of the following have strongest CH bond? Okay, and the options are cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, and CH bond strength is same in all these compounds. ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है पर बड़ा रहस्यमय क्वेश्चन है. क्यों? यू रिमेंबर एक दो रूल्स कहे हैं हमने. एक बेंड्स रूल था, राइट, है ना, और फिर एक या उन सबसे भी पहले अरे एक वो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट याद है आपको? हाँ हाँ, पता है ना हमें. तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, इसमें अगर आप देखें तो CH बॉन्ड तो सब एक जैसा ही है, लगता तो यही है. हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है. तो शराफत तो यही कहती है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सब कुछ एक जैसा होना चाहिए. पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत खूबसूरत चीज है. अगर आपको याद हो, हमने क्या कहा था कि अगर कोई एटम sp(n) हाइब्रिडाइज्ड है, जहां n कहलाता है क्या? n कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, राइट. तो हमने इसमें एक बॉन्ड एंगल्स का भी फॉर्मूला दिया था कि अगर cos थीटा इज -1/n, जहां n हैपेंस टू बी हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स. अगर आपको याद है तो बड़ा अच्छा है, और नहीं है तो भी इसके बगैर भी हम जी लेंगे. आप सिंपली एक चीज याद करिए, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल का क्या होता है, बढ़ता है या कम हो जाता है? आदर्श बताइए. जैसे sp है, sp, sp2, sp3, इसमें s कैरेक्टर कितना है? 25, 35, 50, 50, 33 और 25. और बॉन्ड एंगल जो जुड़ा हुआ है sp के साथ कितना है बाबू? $180, sp2, $120, sp3. ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है. ये चर्चा पहले भी हमने करी है और फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं. जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ जाता है, कम से कम sp, sp2, sp3 में आप देखें तो आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, राइट? यस सर. अच्छा, यस. अब s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, s कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा. ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ईमानदारी से sp3 है तो ठीक है, 25% s कैरेक्टर है, वेरी ब्यूटीफुल, मीथेन में जैसे. पर आप अगर साइक्लोप्रोपेन में देखें तो ये जो बॉन्ड एंगल है, क्या ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है? नहीं. नहीं है. आपने रिंग बनाने के लालच में जबरदस्ती कार्बन कार्बन बॉन्ड को मोड़कर छोटा कर दिया. यस सर. जैसे जैसे आप इसका बॉन्ड एंगल कम करेंगे, ध्यान रखिए, वैसे वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर भी कम हो जाएगा. तो इस कार्बन का एवरेज हाइब्रिडाइजेशन sp3 अवश्य है, लेकिन ये बॉन्ड जिनको जबरदस्ती मोड़ दिया गया है, इनमें
क्या होता है, इनमें दे हैव मोर p कैरेक्टर और लेसर s कैरेक्टर। इनमें p कैरेक्टर कम हो गया, बढ़ गया है, या s कैरेक्टर कम हो गया है। किसके मुकाबले? sp3 के मुकाबले। अगर फ्री 109 डिग्री 28 मिनट होता तो 25% एस कैरेक्टर होता, आपने जबरदस्ती उसको कम कर दिया है, एस कैरेक्टर और कम हो गया है। पर मत भूलिएगा ये कार्बन है तो sp3। अगर यहां एस कैरेक्टर कम हुआ है और एवरेज में एस कैरेक्टर तो 25% है, तो बचे खुचे में एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। किसमें? अगर सीसी में एस कैरेक्टर कम हो गया तो एक बात और भी आपको याद होगा, साइक्लोप्रोपेन का सीसी बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ सेम है साइक्लोब्यूटेन से या साइक्लोहेक्सेन से, या कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ में कुछ फर्क दिखता है? बताओ फर्क है सर। क्या फर्क है, ज्यादा है या कम? प्रोपेन के अंदर सीसी बॉन्ड सर रिलेटिवली वीकर होगा एज कंपेयर्ड टू ब्यूटेन एंड बिल्कुल, बहुत सही बात है ना। तो अक्सर हम कह देते हैं भाई स्ट्रेन आ गया, और एंगल स्ट्रेन आने के चलते ये बॉन्ड सीसी बॉन्ड वीक हो गया। दैट इज डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट। वो सही है, वो एक तरीका है उसको देखने का। इसी चीज को थोड़ा सा एक अलग दृष्टि से या इसी के साथ एक दूसरे एंगल से देखिए तो आप कहेंगे, इसको अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से इंटरप्रेट करना चाहें, हमें जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? हम कहेंगे अरे बॉन्ड एंगल कम हुआ, एस कैरेक्टर कम हुआ, और एस फॉर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इसकी स्ट्रेंथ सीसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई। यहां Yes, तक sir, आप yes. सहमत हैं? यहां तक आपने खुद हाँ करी Yes, है। sir. तो हाँ, यहाँ तक तो सीसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है क्योंकि यहां पर एस कैरेक्टर कम हो गया है बाबू, तो यहां एस कैरेक्टर बढ़ गया है। यहां एस कैरेक्टर बढ़ गया है किसमें? सीएच बॉन्ड में। और क्योंकि सीएच बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ गया है, सीएच बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। तो सीएच बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन का, अच्छा बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। अब ये HCH बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन का है, it is not the same as these 109 डिग्री 28 मिनट। in fact that becomes reasonably close to 120 degrees। बढ़ जाता है। क्यों? एस कैरेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो जितना आपने यहां कमी करी है उतनी यहां बढ़ोतरी हो जाएगी एस कैरेक्टर में, ताकि एवरेज हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 हो जाए। और क्योंकि CH बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ गया है, इसलिए CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। साइक्लोप्रोपेन का CH बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, सीसी पर भी टूट जाता है आराम से। साइक्लोब्यूटेन उससे आसान है, पर उसमें भी थोड़ा स्ट्रेन है, तो उसका CC बॉन्ड नॉर्मल से थोड़ा वीक है, तो उसका CH बॉन्ड भी नॉर्मल से थोड़ा बेहतर है। और साइक्लोहेक्सेन तो खैर स्ट्रेन फ्री है, तो है जैसी है, नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। Yes, sir, got it. राइट, वेरी ब्यूटीफुल सर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हाँ बोलो। हाँ सर, यहाँ पे सीधा वही देखा था कि sp3 है तो फिर सभी में CH बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, तो फिर आगे कुछ दिमाग ही नहीं लगाया, तो फट से सारा सही, मतलब से ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं। तो एडवांस था थोड़ा, तो शरारत करेंगे ही सही है ना। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, आई got होप बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यस सर, आगे बढ़े, चलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, सर 5 की फरमाइश है। आइए देखते हैं। द लॉन्गेस्ट PCl बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, है ये क्लास इलस्ट्रेशंस में से है। आप देखें PCl5 गैस जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसमें? sp3 यस सर। अभी अभी हम गाना गा रहे थे एस कैरेक्टर का, वही गाना यहां भी गाया जाएगा। पर मत भूलिएगा sp3d इज अ कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। sp2 plus pd
sp2 तो इनमें से किसी भी नहीं है। तो शॉर्टेस्ट पीसीएल बॉन्ड कहां है? pCl5 गैस में। उसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट है, sp2 लाइक है। और लॉन्गेस्ट पीसीएल बॉन्ड कहां है? वो भी pCl5 में है। अच्छा, और उसमें कहां है? जो एक्सियल पोजीशन पर है, जो पीडी है, जिसमें 0% एस कैरेक्टर है, वो लॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पीसीएल बॉन्ड है। ऐसा हो जाएगा, ओके, राइट? यस। 6, Yes, sir. Sixth. the shortest OO bond is present in O2 तो पता है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर O2 is 2, ओजोन is 1.5, H2O2 is 1। और ये क्या है? ये है O2 प्लस PtCl6 माइनस। इसकी कहानी हमने नोबल गैसेस की चर्चा में भी कभी ना कभी सुनाई होगी, या जब एमओ थ्योरी की चर्चा है कभी ना कभी आई जाती है ना। ये स्पीशीज क्या है? O2 प्लस PtCl6 माइनस। इसमें जब ऑक्सीजन O2 प्लस बनाती है, शायद आपको एमओ थ्योरी में सुना होगा आपने, उसमें इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऑक्सीजनाइल कटायन या ऑक्सोनियम कटायन जो है उसमें बॉन्ड लेंथ छोटी है। यही पूछ रहे हैं। अब ये प्लस और माइनस है। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया था। अच्छा, मान लो हमने पहली बार ये कंपाउंड देखा है और मान लो हमारे पल्ले कुछ विशेष न पड़ा, तो फर्स्ट 3 तो समझ में आ गए थे, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया था। अब लास्ट वाले में इसको बाहर इसको अंदर ऐसे रखा है, तो नॉमेनक्लेचर रूल से इतना तो आइडिया होगा कि कटायन को पहले लिखा जाता है और एनायन को बाद में। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है, कोई कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला है ना, तो ये तो पक्का है कि ये तो अलग ही है, ये अलग है, और बाद में है तो इस पे माइनस है। आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इस पे -1 है, -2 है, कितना माइनस है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन ये तो लॉजिकली देख सकते थे कि यहाँ माइनस जरूर होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो जो बाहर है उस पर प्लस अवश्य होगा। अगर चार्ज ना होते तो आसपास क्यों रहते, भाग जाते। साथ साथ है तो चार्ज तो होंगे। अगर इतना दिमाग लगा लें तो इस पर या तो +1 या +2, ऐसा +36 जैसा चार्ज तो होता नहीं है। O2 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। अगर आप उससे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ध्यान रखना नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, पर अगर आप उससे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उससे उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से बढ़ के 2.5 या 3 ही होगा, बॉन्ड छोटा ही होगा। तो आप अगर इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं भी रखते थे तो ऐसे भी देख सकते थे, तो भी चल जाता, हो जाता। और इसकी एक छोटी सी कहानी भी आप चाहें तो सुना देता हूं। यस सर। एक पुराने वैज्ञानिक थे 50s या 60s में, पिछली शताब्दी में, और वो PtF6 रेडिकल बना के उसके प्रयोग कर रहे थे। अच्छा, तो इसमें क्या था, PtF6 बनता था और बहुत रिएक्टिव रेडिकल था क्योंकि फ्लोरीन के साथ प्लैटिनम के रिएक्शन से बनता था। और उन्होंने कहा कि चलो इसका रिएक्शन कराते हैं अलग अलग चीज़ों से। सबसे पहले तो एयर है, हवा है, हवा में O2 है, तो उन्होंने देखा कि O2 से उसका रिएक्शन होता था। और ये PtF6 रेडिकल क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, जिस कंडीशंस में वो कर रहे थे गैस के रूप में बनता था। तो गैसियस रेडिकल जब O2 से रिएक्ट करता था तो वो इस तरह का सॉलिड क्रिस्टल्स बना लेता था। अच्छी बात है। तो जब उन्होंने इसको देखा, इसकी स्टडी करी, तो पता लगा कि इसमें तो O2 प्लस कटायन बन रहा है। ठीक है। और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, लोगों को आदत है वो डेटा के टेबल्स वगैरह बड़े बनाते हैं। जब उन्होंने उस डेटा टेबल में एक चीज़ देखी तो उनको बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने ये देखा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी O2 की है, लगभग उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़ेनॉन की भी है। ये वो ज़माना है जब टेक्स्ट बुक्स में इन्हें नोबल गैस नहीं, इनर्ट गैस कहा जाता था। अच्छा, तो उन्होंने कहा एक बार मिक्स करके तो देखें। इनर्ट गैसों को खोजे भी 50 साल से ऊपर हो चुके थे, पर क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि वो इनर्ट हैं,
किसी ने कोशिश ही नहीं करी कि इनका रिएक्शन कराकर देखें शायद कुछ हो जाए। लोग ने किताब में लिखा है, मान लो, दैट्स इट, है ना। तो साइंटिस्ट्स भी कभी कभी अंधविश्वास पे से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड अंधविश्वास था कि नोबल गैसें कभी रिएक्ट ना करती हैं और ना कर सकती हैं, और ऐसी थ्योरीज थी जो एकदम छाती ठोक ठोक के कहती थी कि न कभी हुआ है न कभी होगा, काइंड ऑफ। ज़ेनॉन उपलब्ध नहीं थी तो उन्होंने मंगाई लैब में, जब आई तब आई, और आते ही जब उन्होंने मिक्स किया तो जैसे ही उन्होंने मिक्स किया एकदम से वो कलरलेस गैस है ज़ेनॉन, कलरलेस PtF6 रेडिकल थे, और एकदम वो जो चेम्बर था वो रेडिश ऑरेंजिश हो गया और सॉलिड क्रिस्टल्स बन गए। किसके? जो क्रिस्टल्स उनको मिले थे वो बाद में लोगों ने देखा अलग थे, लेकिन उनको लगा कि बन गया है Xg+ PtF6-। ठीक वैसे ही जैसे ये बना था। ये पहला कंपाउंड था किसका? नोबल गैसेस का। तुरंत जैसे ही एक्सपेरिमेंटली सिद्ध हुआ कि नोबल गैसेस रिएक्ट कर सकती हैं, तो अब उनको इनर्ट गैस कहना उचित नहीं रह गया, क्योंकि वो इनर्ट तो थी नहीं, रिएक्ट तो कर रही हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको मना तो नहीं कर सकते। तुरंत केमिस्ट्री की किताबों से वो चैप्टर फाड़ दिए गए जिसमें लिखा था कि ये नोबल गैसें रिएक्ट कभी ना कर सकती हैं, ना कर सकती हैं और करेंगी, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम पे थ्योरी थी जो ये एक्सप्लेन करती थी कि ये क्यों रिएक्ट नहीं कर सकती कभी। अब ना उन वैज्ञानिकों का कोई नाम बचा है और ना उन थ्योरी का नामो निशान बचा है। कबाड़ियों के यहाँ भी वो किताबें अब नहीं मिलती। तो आप देखिए एक्सपेरिमेंट्स अल्टीमेटली तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर ही पूरी दुनिया चलती है। तो इस सेंस में ये तो हिस्टोरिक कंपाउंड था ही, उसी का प्रिकर्सर, उसका प्रेरणा स्रोत होने के कारण ये भी बड़ा हिस्टोरिक कंपाउंड हो गया। ये है बस इसकी कहानी। फ्लोरीन की बजाय लोगों ने क्लोरीन लगा के देखा, वैसे भी बना लिया एंड ऑल दैट स्टफ। ये राइट। यस सर। आपकी जय हो। चलिए कहाँ हैं हम? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सर 8 8 A, B and C are 3 substances. होने दो। A conducts electricity in the solid state. ठीक है। B conducts electricity both in fused and aqueous states. अच्छा, अब इसमें थोड़ा मार्क करते जाएं पॉइंट्स क्या हैं। A के बारे में एक चीज बताई हुई है, क्या? कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। अच्छी बात है, बड़ी बात है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ए की और कोई चर्चा नहीं है। ए के बारे में सिर्फ इतनी बात बताई गई है, और ऑप्शन में पूछा गया है ए मस्ट बी अ मेटल। वेल, आपको क्या लगता है? ठीक है, मोस्ट ग्रेफाइट हो सकता है ना? ग्रेफाइट भी हो सकता है। ग्रेफाइट भी हो सकता है, और ऐसे भी दूसरे छोटे मोटे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, बहुत षड्यंत्र से अगर उन्हें बनाया जाए तो, है ना। तो मतलब रेयर हैं, आमतौर पे नहीं करते, लेकिन आपको तब मस्ट वस्ट जैसे शब्द केमिस्ट्री में शोभा नहीं देते। ए मे बी अ मेटल, ए इज मोस्ट प्रोबेबली अ मेटल, ये सब ठीक लगता। मस्ट बी अ मेटल, इतना घमंड ठीक नहीं है। ग्रेफाइट भी तो हो सकता था। तो क्या ऑप्शन 1 सही है? वो लगभग सही थी, हो सकती थी, पर घमंड में मारे गए नहीं, ये तो ठीक नहीं है। फिर बी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन फ्यूज्ड एंड एक्वस स्टेट, while C conducts electricity only in aqueous state. अच्छा, in solid state neither B nor C conduct electricity. B और C solid state में नहीं करते। अगर वो मेटलिक होते तो सॉलिड स्टेट में जरूर करते। तो एक बात तो पक्की है कि B और C में मेटलिक बॉन्डिंग तो नहीं है। अच्छा, फिर बी जो है वो फ्यूज्ड स्टेट में करता है, इसका मतलब बी आयनिक हो सकता है। आयंस तो इसमें है, सॉलिड स्टेट में नहीं करता, मतलब आयंस अपनी जगह जमे हुए हैं, और फ्यूज्ड में आयनिक वो पिघल गया तो वो कर रहा है, ठीक है। और सी जो है वो फ्यूज्ड में नहीं करता, लेकिन एक्वस में हाँ करता है।
तो इसका मतलब सी था तो कोवलेंट। सी कैसा है? वो कोवलेंट जैसा है, क्योंकि ना सॉलिड स्टेट में ना फ्यूज स्टेट में। एक्वस में भी मना नहीं किया, हां कर दिया है, तो हो सकता है वो कोई पोलर कोवलेंट हो। HCl है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, या AlCl3, BeCl2, इस तरह की चीजें जो शुद्ध अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न करें, लेकिन मोल्टन स्टेट में न करें, लेकिन एक्वस स्टेट में कर लें, क्योंकि अब आयन बन गए, हाइड्रेशन हो गया है। अच्छा, ठीक है। सत्य क्या है देखें, B हैज मोर और लेस अ नॉन पोलर कोवलेंट लिंकेज। कैसी नॉनसेंस है, बी तो आयनिक है, कैसी बातें करके दिल दुखा रहे हो ना, गलत बात है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो हो सकता है, मतलब फैंस रूल से अगर आयनिक है तो उसके अंदर सर मोर और लेस कहा है कि मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो हो सकता है, मतलब मोर और लेस नॉन पोलर, मोर और लेस का होता है लगभग, तो लगभग नॉन पोलर कोवलेंट लिंकेज है, न सिर्फ कोवलेंट है, लगभग नॉन पोलर है। तो फायंस रूल्स पर मत जाइए, क्योंकि फायंस रूल्स तो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स के लिए लगते हैं। आप नाइट्रोजन पर फायंस रूल्स थोड़ी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो तो तब होता जब आयनिक बॉन्ड्स में कोवलेंट नेचर आ गया, फायंस रूल्स ले आइए। पर जब वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है, यही नहीं, लगभग नॉन पोलर होने की बात करी जा रही है, तो यहां पर तो फायंस रूल्स का कहीं रोल ही नहीं है, एक बात तो। और देखिए, जो आयनिक पदार्थ था, क्या हम कह सकते हैं कि वो कोवलेंट है? पोलर नॉन पोलर तो दूर की बात है, नहीं। वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब उसमें स्पष्ट रूप से कैटायन और एनायन हैं। ध्यान रखिएगा, फायंस रूल्स वाले जो आयनिक वाले भी होते हैं, जैसे BeF2, मोल्टन BeF2 या AlF3 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कैसे? ये याद कर रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि उनमें कोवलेंट कैरेक्टर इतना प्रबल हो जाता है कि उनका आयनिक नेचर लगभग लगभग लेस प्रीडोमिनेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो लगभग पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगते हैं, आयनिक की तरह नहीं। तो यहां तो दे रखा है कि मोल्टन अवस्था में बी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसमें सफिशिएंट कोवलेंट कैरेक्टर भी नहीं आया है, वो रीजनेबली आयनिक है। यस सर, गॉट इट सर, यही गलती हुई थी यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 तो बहुत गलत ऑप्शन है, ठीक नहीं है ना। फिर 3, बी इज आयनिक इन नेचर। इतना आयनिक तो है कि मोल्टन अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो फिर तो आयनिक ही है, तो लक्षण ही फंडामेंटल लक्षण है आयनिक का, ठीक बात है। सी मे बी अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। केमिस्ट्री में क्या मे शब्द देखकर बड़ा अपने को खुशी होती है कि हाँ घमंड नहीं है, चलो ठीक है। सी शायद हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो। सी क्या है भाई? सारे मिनरल एसिड्स जो हैं कैसे हैं? दे आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। H+ कभी आयनिक नहीं होता, हमेशा कोवलेंट होता है, बिकॉज एक्सट्रीम पोलराइजिंग पावर है उसकी। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड सारे के सारे पोलर कोवलेंट होते हैं। मोल्टन स्टेट में, यानी कि एनहाइड्रस स्टेट में, जैसे एनहाइड्रस H2SO4, एनहाइड्रस HCl, एनहाइड्रस HI, एनहाइड्रस HClO4, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स भी हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते शुद्ध अवस्था में। लेकिन अगर उनमें पानी डाल दो तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं? हाँ, क्योंकि अब वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जो पहले नहीं हो रहे थे। प्योर वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आपने सुना होगा। प्योर एसिड्स भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। क्यों? आयंस नहीं होते। जैसे ही पानी डाला, डिसोसिएट हुए, आयंस बने, अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है, मना तो नहीं है। तो क्या वो मिनरल एसिड के अलावा कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि सी में पोलर कोवलेंट लिंकेज है, इतनी सी बात है। तो वो एसिड हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, कोई किसी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना है, हाँ है। तो 3 और 4 सही हो गए। तो केमिस्ट्री और लॉजिक दोनों का क्वेश्चन है ये। आप ठीक हो? यस सर। ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई या कुछ स्यापा है अभी? आगे सर आगे। चलो आगे चलते हैं फिर इसी बात पे।
ये था क्वेश्चन नंबर 8. आज काफी मसाला है डिस्कशन के लिए. 9, 10. सर 9 पे भी फर्स्ट ऑप्शन आप एक बार Which of the following conditions apply to resonating structures? पहली कंडीशन है the contributing structures must have same or nearly same energy. तो फंडामेंटल कंडीशन है ये तो कि लगभग सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. सच है. ओके हाँ सर 10, 11, 12. सर 12 12. Identify the correct options. 1, 2, 3, 4. कहाँ दिक्कत है बोलो. अरे सेकंड वाला ऑप्शन है नहीं, सारे भी हो सकते हैं. 1 में कोई दिक्कत है. सर सेकंड वाला एक बार ऑप्शन बता Second. और स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है मेरे दिक्कत आ रही है बनाने में. CH3 होल थ्राइस B. मैं तुम्हें हिंट देता हूँ. कभी स्ट्रक्चर में दिक्कत है ना, मिथाइल ग्रुप किससे या कोई भी अल्काइल R ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग स्ट्रक्चर्स कन्वीनियंस अगर तुम चाहो तो यू रिप्लेस एनी अल्काइल ग्रुप बाय हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऐसा कुछ भी लगा दो जो सिंगल बॉन्ड बनाती है. तो क्या तुम BCl3 बना सकते हो? यस कैसे बनाते हैं? तुम बनाते कि भाई B है और Cl लगा देते हैं. अब वहां पर CH3 और CH3 लगा दो. लो. बस अपने इमेजिनेशन में Cl या F हटाकर CH3 लगा दो. हो गया बस. ये कैसा है? ट्रायगोनल प्लेनर है. हाँ बिल्कुल है. और हाइड्रोजन को तो कौन मानता है ना, मत मानिए. बोरॉन और तीनों कार्बन मिलाकर ये ऑफ कोर्स ट्रायगोनल प्लेनर होगा. बिल्कुल होगा. और अगर इसको देखना है तो कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रॉन रहेगा, कार्बन के अराउंड रहेगा जो. ठीक. हाइड्रोजन ने बाहर रहेंगी रहे, भाड़ में जाए, हमें क्या करना उनका. उसकी बात नहीं हो रही ऑप्शन 2 में. डन. ओके सर थैंक यू. यस ऑप्शन 3, 4. नथिंग. चलो फिर ये कौन सा था? 12th. द लवली 13th. 13th वाले 13 जरूर Yes, पूछते हैं. 13. Yes, बिल्कुल. Which of the following statements is are correct for ClO4 minus oxoanion? ठीक है. It does not have any significant tendency of polymerization. ठीक है. Across the ऑप्शन वाले को सर एक बार थोड़ा एलिब्रेट कर दीजिए सर, इसमें थोड़ा सा मतलब. अच्छा देखो, ऐसे देखो तुम. मेरे पास है जैसे SiO4 4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और ClO4 माइनस. अक्सर कहते हैं कि जब हम यहां चलते हैं तो कोई विशेष टेंडेंसी पॉलीमराइजेशन की इधर चलने पर घट जाती है, रह नहीं जाती, कम हो जाती है. क्यों? अगर आप ऑर्थोसिलिकेट को देखेंगे तो ऑर्थोसिलिकेट बड़ा रेयर है. बन सकता है ऐसे, मना नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है. मोस्टली क्या होता है, आपको डाइसिलिकेट, ट्राइसिलिकेट, टेट्रासिलिकेट, मेटासिलिकेट इस फॉर्म में मिलता है. राइट. जैसे अक्सर डाइसिलिकेट कैसा हुआ ये, या मेटासिलिकेट कैसा हुआ इस तरह से, है ना. तो अलग अलग SiO4 4 माइनस यूनिट आती जाएंगी. आप उनके बीच से ऑक्साइड हटा के कॉमन करते जाओ तो ऐसे जुड़कर ये पॉलीमराइज होता जाएगा. आपको लंबे लंबे चेन्स मिलती जाएगी सिलिकेट्स की. खूब सिलिकेट्स बनते हैं, आपने सुना भी है, देखा भी है. लीनियर सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स, इस तरह से. क्या ऐसा ही फॉस्फेट के साथ होता है? फॉस्फेट उतना डेस्परेट नहीं है. PO4 3 माइनस बन जाता है
लेकिन हाँ, अगर आप इसमें दो फॉस्फेट जोड़कर P2O7 माइनस बनाए, बन जाएगा। लीनियर साइक्लिक वो भी बन जाता है। इसके ऊपर एक रख दें P4O10 बना दें, वो सब क्या है, इसी को पॉलीमराइज करते जाए तो वो बन रहे हैं। अपन ने मल्टी सेंटर जब पढ़े थे बॉन्डिंग में तो सब देखे थे बना के। यस सर। सल्फेट उतना विग्रस नहीं होता, सल्फेट काफ़ी बढ़िया रहता है, चल जाता है। और आप देखो कि सल्फेट का डाइसल्फेट या SO3 होल थ्राइस कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, बन जाएंगे मर खप के, लेकिन कोई बहुत ऐसा आनंद में नाच रहे हो ऐसा नहीं है। और ClO4 माइनस पर आते आते ये टेंडेंसी कि ClO4 माइनस की लंबी लंबी पॉलीमरिक चेन बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत हुआ तो Cl2O7 बन जाएंगे दो आपस में जुड़कर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जैसे अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हम ये भी कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए। SiO4 माइनस ऐसा है, इसमें P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। फास्फोरस में देखिए तो आपको एक जगह दिख रहा है, तो थोड़ी बहुत P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग शुरू हुई, अच्छा लगा। सल्फेट में ये और परवान चढ़ी। क्यों? जैसे जैसे सेंट्रल एटम सिलिकॉन से फास्फोरस और सल्फर, सेंट्रल एटम छोटा होता जा रहा है, P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और यदि मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, यदि मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाने की या पॉलीमराइज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। राइट? यस सर, यस गॉट इट। यही वो चर्चा है जो हम करना चाह रहे थे। यस सर, गॉट इट। आपकी जय हो। ऑप्शन 1 थी ये, कुछ और चाहते हैं? यस। ऑप्शन 2, 4। ऑप्शन 4। The chemical bonding takes place in ground state. अच्छा, and charge dispersion is more than ClO3 oxyanion. आप Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डब्बा डायग्राम देखिए। Cl कैसा है? S2 1 2, और ClO4 माइनस में अगर आप ध्यान दें तो ClO4 माइनस में क्लोरीन ने 7 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 4 सिग्मा और 3 पाई। देख रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पक्का, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जी हाँ, आपने इनको तो बाहर फेंक दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो कर लिया sp3, एक्साइटेड स्टेट में चला गया ये, और ये पाई बॉन्ड्स बनाने के काम आ गए। ठीक? तो ये कहना कि ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है, ये गलत है। आपने एक्साइटेड स्टेट में तो लाया है इनको। ठीक है? यस सर। हाँ। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा तो गलत हो गया, तो सेंटेंस तो गलत हो गया। हाँ सर, ये तो क्लियर था। अब चार्ज डिस्पर्शन इज मोर देन ClO3 माइनस ऑक्सीजन, ये सही है। इसका क्या मतलब है? आप ClO3 माइनस को देखिए, इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहां पे इन पे जा सकता है। तो -1 चार्ज फैला हुआ है किस पर? 3 ऑक्सीजन पर। तो चार्ज डिस्पर्स्ड है ओवर 3 ऑक्सीजन एटम्स, एंड मे बी सेंट्रल एटम से थोड़ी बहुत शेयरिंग हो रही होगी। अब आप ClO4 माइनस को देखिए, चार पे फैला है। हाँ सर, समझ तो वही माइनस चार्ज 3 नहीं 4 ऑक्सीजन पे फैला है, और सेंट्रल क्लोरीन भी ज्यादा अच्छी है, +7 में है, +5 की बजाय। तो क्या चार्ज ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है ClO4 माइनस पे? जवाब है हाँ। तो क्या माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है ClO4 माइनस पे एज कंपेयर टू ClO3 माइनस? हाँ। यस। वो लेस बेसिक है? हाँ। तो HClO4 मोर एसिडिक है? हाँ भाई हाँ। ऐसे यस सर, गॉट इट। चलिए
आपकी जय जयकार हो रही है। और इसी के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। आ जाते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर 14 पर। फोर्टीन 15th. Which of the following is correct? Option 1. During N2 plus formation, one electron each is removed from bonding MO. ठीक है। Each मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, हर मॉलिक्यूल में से एक एक निकाला है। ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा एक ही में से लाइक दो निकाल दिए, दो एंटीबॉडी ऑर्बिटल्स। वन, तो हाँ, N2 प्लस तो ठीक है। फिर ड्यूरिंग O2 प्लस वन इज रिमूव फ्रॉम, तो बिकॉज वो ईच को ही लेके पंगे थे शायद। हाँ, ईच को लेके कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो हो जाता इजी बनता। राइट, आगे चलें। ओके, थैंक यू। 16. Which of the following has non-zero dipole moment? चाहिए 17, 18, Yes, सर 18। देखो क्या है 18. The linear structure is assumed by, इसके आगे वाला पहले वाला इसके। अच्छा सॉरी, in the context of van der Waals forces, which of the following statements is correct? Okay, these forces include instantaneous dipole induced dipole attraction in non-polar molecules. ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सर थर्ड ऑप्शन 3 टू नहीं चाहिए? नहीं। The magnitude of these forces increases with the increase in total number of electrons in the molecule. थोड़ा स्टूपिड सी लगने वाली ऑप्शन है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं प्रायः जो है आतंकवाद भी बढ़ जाता है ना। वैसे ये कोई बहुत ऑब्वियस तो नहीं है कि ज़्यादा अच्छा होता हाँ, सर, ये कनेक्ट ही नहीं हो पाया कि मतलब, हाँ मतलब सर इसको जज ही नहीं कर पाया कि मतलब किस बेसिस पे इसको जज करें। देखो डाउन द ग्रुप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाउन द ग्रुप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो बहुत क्लियर है। ठीक है ना। और बाकी अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। अगर आपके पास, वैसे तो क्या साइज, टिपिकली तो साइज से डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, तो भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बढ़ने से वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये नहीं 3 में हमेशा तो यार सच नहीं हो, ये अक्सर सच है, हमेशा नहीं है। क्योंकि N2 से O2 से F2 पर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, साइज लेकिन छोटा होता जा रहा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन पर। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं? हम नहीं कह पाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास है दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अक्रॉस चलेंगे आप, साइज छोटा होता जाएगा, भले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं। और क्या उससे हमेशा ये वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे? नॉट रियली। जैसे जैसे वैसे तो बहुत फेयर तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि वैलेंसी का पंगा आ जाएगा अक्रॉस द पीरियड में। पर सिमिलर चार्ज एंड साइज के लिए बोल सकते हैं क्या ये इनको ही देखो अगर, है ना, या O2 की बजाय मैं OF कर दूं, वैसे OF रेडिकल होगा, चक्कर ये है OF जो है वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, है ना। तो हाँ, वैसे O2 और NO को देख लो, चलो छोड़ो इसको, बढ़िया, NO भी स्टेबल होती है, बन जाती है ना। O2 और NO, O2 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं बजाय किसके? NO के। मॉलिक्यूल, क्षमा चाहता हूँ, O2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, NO में कितने हैं? 6 प्लस 8 प्लस 7, इसमें 15 है और इसमें 16 है।
लेकिन ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस किस में होंगे? NO में, क्योंकि NO पोलर भी है, O2 तो प्योरली नॉन पोलर है, NO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन NO में ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू O2। यस डेफिनेटली। ठंडा करने पर NO बहुत आराम से कंडेंस हो जाती है, डायमराइज कर जाती है, O2 थोड़ी करती है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस NO में ज्यादा हैं। यस, तो ये कहना कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये अक्सर सच हो सकता है, ये हमेशा नहीं हो सकता है ना। ठीक बात है। उसका एक उल्टा एग्जांपल तो मैंने अभी दे दिया आपको। NO में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है बजाय O2 के। यस डेफिनेटली ज्यादा है। क्यों? ठंडा करने पर कंडेंस हो जाती है NO आराम से, O2 थोड़ी होती है। तो 18th का तो आंसर 3 नहीं होना चाहिए, या तो उसमें यूजुअली शब्द लिखा होता, अदरवाइज तो 18th का आंसर 1 और 2 ही होगा। और फोर्थ क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। नहीं, अगर मॉलिक्यूलर शेप जैसे ऐसा है, जैसे CO2 है, ऑपोजिट साइड में है, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया। SO2 में एक एंगल पर है, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, है ना। तो वो शेप से इंडिपेंडेंट नहीं है, शेप पे तो डिपेंड करते हैं, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट, इसलिए। थैंक यू। ठीक, इसमें लिख लो अभी जो लिखा है ना, उसका तो आंसर 1 और 2 है। और वैसे ऑप्शन 3 में एक यूजुअली शब्द जोड़ दें तो ये 1 2 3 बैठ जाएगा। कंफ्यूजन हो तो 18th लिख दो, बाद में मैं ठीक कर दूंगा। 19th, 20th, 21, 21. given molecule is ding 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 ding, find the number of maximum atoms which will lie in the same plane. well, देखते हैं, आओ। एक बात तो ये देखो तुम, इसको 1 2 3 4, अच्छा ऑर्थोगोनल प्लेयर्स में रहेंगे। ठीक। तो C F2। अब इसमें पाई बॉन्ड कैसा है? ये इस तरह से है, इस तरह से, ये मतलब ऐसा। अच्छा, ये तो sp2 था, ये महाराज sp 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 ऐसे हैं। तो ये प्लेन कौन सा है? मान लो ये है x और रदर, ये x y और ये है z। तो ये कौन सी है? pz, ये है pz। तो pz और pz ने पाई बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। फिर इस पर आ जाओ, ये C। अब इसमें pz तो है ही सही, और px ने हाइब्रिडाइज कर रखा है, तो ये जो है py और py, इसने पाई बॉन्ड बनाया होगा। ये है 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक। फिर 3 वाली ने आगे फिर से पाई बॉन्ड बनाया है, तो किससे बनाया होगा? इसका पाई बॉन्ड फिर से यही, फोर। और फिर से अगर मैं देखूं तो ये तो pz pz है, और एक इस पर py C4 पर, जिसने C5 के साथ ऐसे बॉन्ड बना रखा है, py py। ठीक। अच्छा, ये फिफ्थ कैसा है? फिफ्थ sp2 है। sp2 मतलब ट्रायगोनल प्लेनार। अब py तो चली गई पाई बॉन्डिंग में, तो px और pz बचे हैं, px और pz। तो आपको xz प्लेन
यानी कि ये वाला जो प्लेन है इसमें मिलेगा इस तरह से, तो CH और CH3 ऐसे आ जाएंगे, देख रहे हो, इस तरह से एलिनिक स्ट्रक्चर है इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के साथ, है ना। तो ये H और CH3 और ये F और F, ये जो था ये, दिस वॉज क्लियर कट XY प्लेन। तो एक प्लेन में कितने एटम्स हैं, 1 2 3, और ये लीनियर है पूरा, 4 5 6 7, ठीक है मैंने, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, देयर वी आर। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच मे लाई इन द सेम प्लेन। इधर से तो हमको 7 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, और मे बोला है, तो एक बार CH3 थोड़ा अमीर लग रहा है, इसको देखते हैं। अगर इसी के बजाय हम इस प्लेन को देखें, इस प्लेन को, तो आपके पास H, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आ जाएंगे, ये F और F ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो ये आपका हिस्सा नहीं है, तो दोनों साथ साथ ही तो रहे हैं। हाँ, ट्रिक लाइज हियर, ये जो CH3 है ना, अब ये इसके अराउंड फ्रीली घूम रहा है, तो ये H घूम फिर के क्या उस प्लेन में आ सकता है? हाँ आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उस प्लेन में रहेगा, हो सकता है बाहर भी हो जाए, पर मे कैन इट कम इन दैट प्लेन? इट मे लाई इन द प्लेन, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी कि वो रहे, लेकिन आ तो सकता ही है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, घूमते घूमते आ गया, बिल्कुल। तो 7 तो गारंटीड है, फिक्स्ड रहेंगे, और 8वां मिथाइल का एक हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल है तो तीनों नहीं आएंगे एक साथ, बस तीनों में घूमते घूमते कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा उस प्लेन से आ सकते हैं। तो 8 of them may lie in the same plane, 7 will always lie in the same plane, 8th will come and go like that। तो मैक्सिमम संख्या कितनी है? 8। इस तरह लास्ट से। वाला पॉइंट सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से बोल दीजिए सर, क्योंकि सी और सी के साथ सर जो H है सर, वो तो हमेशा कोई ना कोई एक एंगल पे ही रहेगा ना, अगर वो घूम भी रहा है तो सर फिर वो सेम प्लेन में कैसे हो रहा है सर, कुछ बता दीजिए। अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर, पूरा मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता, ये समझ में आ गया कि वो हाँ, सर, वो समझ में आ FF गया। और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये हो गया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इससे एक छोटा मॉलिक्यूल बना के तुम्हें दिखाता हूँ, है ना, तो तुम्हें वो मेरी बात समझ में आ जाएगी। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, H H H और CH3। अब इसमें मैक्सिमम हाउ मेनी एटम्स में लाई इन द सेम प्लेन, मान लो ऐसे पूछा है, तो आई होप यू अप्रिशिएट कि अल्कीन तो प्लेनारी होते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा एक प्लेन में है ही सही, हाँ या नहीं? यस तो 1 2 3 4 5 6 6 तो गारंटीड एक प्लेन में है। अब तुम इसको देखो, ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है, मेरे पास है C C H H H C, ठीक, यस सर। थोड़ा सा धैर्य रखो, आ रहा हूं उस पर। ये पाई बॉन्ड हो गया। अब मेरे पास जो मॉलिक्यूल है, डू यू सी कि अगर मेरे पास एक प्लेन इस तरह से है जिसमें एक कार्बन है, टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, राइट, तो अब मेरे पास डू यू सी कि टेट्राहेड्रॉन में एक H ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे ऐसे हो सकता है? हाँ सर हाँ यस। तो टेट्राहेड्रल कोई भी है तो मैं पकड़ सकता हूं कि उसमें 4 बॉन्ड्स हैं, 4 में से 2 को एक प्लेन में ले लो, तो एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा, हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। है ना। अब इसको मैं अगर घुमाऊं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 1 2 3 तीनों प्लेन के बाहर हो जाएं, ये हो सकता है। हाँ सर, बस मैं वो वाला केस देख रहा था, ये वाला केस मेरे दिमाग से वो हट गया। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। बाकियों को भी समझ में आ गई बात?
यस सर। अच्छी बात है। चलिए, कहाँ था ये? 21, 22, 23, तो इसमें आंसर 132 आ रहा था किसमें? इसमें। इन क्या किया ये? SO4 नहीं, वो SO4 2 माइनस था। हाँ ठीक है। SO4 तो कुछ होता ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज SO4। क्या होता है SO4? कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, वो सल्फेट है, SO4 2 माइनस है। ओरिजिनल में भी SO4 दिया था क्या? हाँ सर, हाँ इसीलिए 132 बोल रहे थे, उसमें ध्यान नहीं दिया फटफट जल्दबाजी में। SO4 तो कोई स्पीशीज ही नहीं है, नॉनसेंस है वो। होती ही नहीं। हाँ 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 सर, यस। ठीक है, हाँ सर ठीक। 23 लिख लो, गड़बड़ है। हाँ, 24, तो 24। which of the following molecules has a bond angle less than 100 degrees? Okay. H2S, H2SE, H2TE, PH3, ASS3, A से E तक अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, SbH3 अनहाइब्रिडाइज्ड है, ड्रैगोज रूल। यस सर। तो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं तो वो तो बेचारे वैसे ही हो गए। कैसे? 90 डिग्रीज के आसपास बॉन्ड एंगल्स, तो वो लेस देन 100 है। हाँ है। P4 में तो 60 डिग्रीज हो जाता है। यस सर। तो ये पहले 6 प्लस P4 7, ये तो हो गए आपके लेस देन 100। पर मीथेन, अमोनिया तो पानी तो आपको पता है ज्यादा ही है। ठीक है, ओके सर। 25, 26, 27, 28, 29, 29। 29. How many compounds have zero dipole moment? हरिओम तत्सत। इसमें क्या दिक्कत है? 5 आ रहा था सर, अब गलती नहीं मिल रही। बेंच रूल भूल गए होंगे आप पहले वाले में, ये दूसरे वाले में। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, अरे एक्शन पोजीशन। तो देखो इसे, मेरे पास है P, F आएगा एक्शियल, Cl इक्वेटोरियल, μ0, यस। P, F, Cl। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। आपने एफ यहाँ रख दिया होगा सिमेट्री के हाँ लालच सर, में। हाँ, और फिर वो सिमेट्रिक हो गया तो वो 0 हो गया, ऊपर CL 0 कर दिया। वो गलत है, वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक, समझ गया। समझदारों को इशारा काफी है। 30th, कोई दिक्कत नहीं? क्लास का इलस्ट्रेशन ओवर एंड आउट। दिस कंक्लूड्स केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन माय डियर्स, एंड मार्क्स देखूं तो ठीक है, बहुत बुरे तो नहीं है, और लेकिन और अच्छे हो सकते थे। कैसे आएंगे? थ्योरी आपको केयरफुली रिवाइज करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज सर। बोलिए। सर लाइक केमिकल बॉन्डिंग को मुझे और थोड़ा लाइक जोर देना होगा। सर नेक्स्ट वीक को कोई भी टेस्ट नहीं है, क्या आप जो लास्ट टेस्ट है उसका डेट एकदम नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते केमिकल बॉन्डिंग का उस वीक को कोई टेस्ट नहीं है तो अच्छे से थोड़ा पढ़ के उसको देते हैं। हैं, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, हाँ। ओके सर, आप thank कहेंगे you। तो मैं पहले 2 टेस्ट भी दोबारा जिंदा कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। सर, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, चलो। इनफैक्ट मैं एक काम और कर सकता हूँ, बॉन्डिंग के तो बहुत सारे PYQs और उपलब्ध हैं, मैं प्रयास करूंगा कि एक पेपर और बनवा दूँ आपके लिए। ओके सर, वो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, दैट शुड बी ऑल। बाय बाय।